हेलो बेटा जी, आज हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और आज हम क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे और उसकी टाइप के बारे में पढ़ेंगे। क्रॉप क्या होती है? व्हेन सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एट अ लार्ज स्केल इन अ लार्ज एरिया। मीन्स कि जब हम एक ही तरह के पौधे को बड़े स्केल पर बड़े एरिया में ग्रो करते हैं, उगाते हैं, जब उसको क्या कहते हैं? क्रॉप यानी फसल। यानी जैसे आप ले सकते हो वीट और मेस यानी मक्की और कणक। आप मक्की और कणक को जब एक ही समय पर एक बड़े खेत में उगाते हो उसको कहते हैं क्रॉप। इसके अब इस सीजन के अकॉर्डिंग बेटा जी इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, रब्बी क्रॉप एंड खारीफ क्रॉप। सीजन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है इसको। जैसे जो रब्बी क्रॉप है बेटा जी, दीज क्रॉप्स ऑल्सो कॉल्ड विंटर क्रॉप। जो ये रब्बी क्रॉप है इनको विंटर क्रॉप क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन फसलों को विंटर में उगाया जाता है यानी बोया जाता है। इनका जो ग्रोन करने का टाइम है यानी जो बीजने का टाइम है बेटा जी वो अक्टूबर से नवंबर है। और ये जो फसल है वो मार्च और अप्रैल तक ग्रो कर जाती है। और मार्च और अप्रैल में हम इसकी कटिंग कर लेते हैं यानी इसको काट लेते हैं यानी इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है वीट, पी, ओट्स। मतलब जो रब्बी क्रॉप्स हैं वो सर्दियों में उगाई जाती हैं अक्टूबर और नवंबर के महीने में। और जब गर्मियां शुरू होने वाली होती हैं मार्च और अप्रैल के महीने में, तब इसको काट लिया जाता है। इसी वजह से इसको विंटर क्रॉप भी बोला जाता है। जो सेकंड क्रॉप है वो है आपकी खारीफ क्रॉप। खारीफ क्रॉप को समर क्रॉप कहते हैं और इसका जो ग्रोन करने का तरीका है या समय है, जो बीजने का समय है वो है मई और जून। यानी मई और जून में इसको बोया जाता है और सितंबर और अक्टूबर के महीने में इसको काट लिया जाता है। इसी वजह से इसको समर क्रॉप भी बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल है बेटा जी राइस, मेज, बीन्स एक्सेट्रा। तो जो रब्बी क्रॉप है वो सर्दियों की क्रॉप है और जो खारिफ क्रॉप है वो गर्मियों की क्रॉप है। बेटा पेज नंबर 1 पे आपके 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिव एनी वन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्राउटिंग ऑफ सीड। मीन्स कि आपने एक रीजन बताना है जिसकी वजह से कोई भी जो बीज है वो अंकुरित हो जाता है, स्प्राउट हो जाता है। उसका एक रीज़न है मॉइस्चर यानी वाटर। आप देखते हो कई बार आपके मदर चने की दाल भिगोते हैं, है ना, फिर निकाल कर उनको एक कपड़े में डाल के रखते हैं, फिर कुछ समय के लिए गर्म प्लेस पर रख देते हैं यानी गर्म जगह पर रख देते हैं। उसके बाद आप देखते हैं उसमें छोटे छोटे से प्लांट ग्रो कर जाते हैं, उसको ही स्प्राउट बोला जाता है। और कई बार उसको हम सैलेड भी खाते हैं, है ना उसको। तो जो स्प्राउटिंग का जो रीज़न है एक वो है मॉइस्चर यानी वाटर। यानी कोई भी सीड जब वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है तो वो अंकुरित हो जाता है। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है विच ऑक्यूपेशन वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सिविलाइजेशन। मतलब जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, जब सभ्यता स्टार्ट हुई थी, तो सबसे पहला व्यवसाय कौन सा था बेटा जी? तब सबसे पहला व्यवसाय था एग्रीकल्चर यानी खेती। और प्रैक्टिस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब है बेटा जी कि किसी भी फसल को उगाने से पहले आप क्या क्या तैयारी करते हो। यानी किसी भी फसल को बोने से पहले आपको क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं। सबसे पहले बेटा प्रेपरेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी को फसल के लिए तैयार करना। सेकंड है आपका सोइंग सीड यानी मिट्टी में बीजों को बोना। थर्ड है आपका बेटा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर यानी मिट्टी में फर्टिलाइजर और मैन्योर यानी खाद को डालना। इरिगेशन यानी सिंचाई यानी फसल को पानी देना। उसके बाद है रिमूवल ऑफ वीड यानी फसल के साथ जो अनवांटेड प्लांट है जिसको हमने नहीं उनके साथ उगाया है उसको हटाना यानी रिमूव करना। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट यानी फसल को कीड़े मकोड़ों से, पक्षियों से बचाना। हार्वेस्टिंग जब फसल आपकी पक जाती है तो उसको हार्वेस्ट करना यानी काटना। स्टोरेज काटने के बाद अपनी फसल को स्टोर करके रखना ताकि आप उसको लंबे समय तक प्रयोग कर सको। तो हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी को फसल के लिए तैयार करना। दिस इज द फर्स्ट स्टेप crop grown well in loose soil which allow roots to breathe and penetrate। मतलब ये सबसे पहला स्टेप होता है
किसी भी फसल को मिट्टी में उगाने के लिए। क्रॉप उसी मिट्टी में अच्छे से ग्रो करती है, उगती है जहाँ पर जो मिट्टी होती है बेटा जी वो आपकी लूज हो। अगर आपकी मिट्टी टाइट होगी तो उस जगह पर कोई भी जो फसल है वो उग नहीं पाएगी। तो ये जो लूज सॉइल होती है वो जो रूट्स हैं यानी जो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो नीचे तक जा पाती हैं सॉइल के, और वहाँ पर वो ब्रीथ कर सकती हैं, एयर ले सकती हैं और अपनी जड़ों को मजबूत कर सकती हैं। ये टॉप layer of soil which depth is 25 centimeter on 9 to 12 inches is very useful for crops। मीन्स जो मिट्टी की सबसे ऊपर वाली परत है जिसकी जो डेप्थ है, डूंगाई है, वो 25 से 30 सेंटीमीटर तक है और वो 9 से 12 इंच तक फैली हुई होती है, वो फसल उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है। प्रेपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब होता है कि किसी भी फसल को उगाने से पहले जो मिट्टी है उसको लूज करना, बिखराना। इसके लिए हम दो प्रोसेस फॉलो करते हैं। फर्स्ट वन इज टिलिंग। इसका मतलब है द प्रोसेस ऑफ टर्निंग दी सॉइल बाय यूजिंग टिलर और प्लग इज कॉल्ड टिलिंग और प्लकिंग। मतलब जब आप मिट्टी को टर्न करते हो, ऊपर नीचे करते हो टिलर का यूज़ करके या प्लग का यूज़ करके, उसको टिलिंग या प्लकिंग बोला जाता है। सेकंड है आपका लेवलिंग। लेवलिंग का मतलब होता है टू क्रश दी बिग लम्प्स एंड फ्लैट दी सॉइल विद प्लैंक और लेवलर। मतलब जो मिट्टी के बड़े बड़े लम्प्स होते हैं उस लम्प्स को बिल्कुल क्रश कर देना, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना और मिट्टी को बिल्कुल फ्लैट कर देना, उस सॉइल को बिल्कुल फ्लैट कर देना प्लैंक के साथ और लेवलर के साथ। यानी मिट्टी के बड़े बड़े लम्प्स को क्रश करके, ब्रेक डाउन करके मिट्टी को बिल्कुल एक समान कर देना फसल को उगाने के लिए। इसको लेवलिंग बोला जाता है। और जो लेवलिंग है वो मिट्टी को सॉइल इरोजन से भी बचाती है। लेवलिंग करने के या टिलिंग करने के लिए या प्रेपरेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी को तैयार करने के लिए एग्रीकल्चर टूल यूज़ किए जाते हैं। और वो कौन कौन से हैं? पहला है प्लग। प्लग इज यूज टू टर्निंग ओवर द सॉइल एंड मिक्सिंग द मैन्योर इनटू सॉइल। यानी मिट्टी को टर्न करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए और उसके अंदर मैन्योर को ऐड करने के लिए प्लग का यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ और किस लिए किया जाता है? इट ऑल्सो यूज टू अपरूटिंग वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो किसी भी क्रॉप के साथ अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं। इनको हम क्रॉप के साथ ग्रो नहीं करवाते हैं लेकिन ये अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं, तो उसके लिए भी हम प्लग का यूज़ करते हैं। और जो प्लग जो टूल है वो किसी भी पेयर ऑफ एनिमल जैसे बफेलोज होते हैं उनके द्वारा पेयर होने चाहिए, 2 पेयर उनके एनिमल के, उनके द्वारा इसको यूज़ किया जाता है। और होए क्या बेटा? इट इज़ लाइक प्लग। ये प्लग की तरह होता है लेकिन बट इट हैज़ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड। लेकिन इसके ऊपर एक हत्ती लगी होती है वुड की या आयरन की, एंड बेंड प्लेट ऑफ आयरन टू इट्स एंड। और इसके एंड में एक आयरन की बेंड प्लेट होती है। ये एक सिंपल टूल है वीड्स को रिमूव करने के लिए। और ये जो है ये मिट्टी के बिल्कुल अंदर तक चला जाता है और मिट्टी को टर्न करता है और इसका यूज़ आप हाथों से करते हो। और कल्टीवेटर क्या है बेटा जी? ये इट इज़ अ मॉडर्न टूल, इट ड्रिवन बाय ट्रैक्टर। ये एक मॉडर्न टूल है और इसको ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है पीछे लगाकर। इट सेव बोथ टाइम एंड लेबर एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल टूल। ये हमारा टाइम भी बचाती है और ये हमारा लेबर यानी वर्कर्स, जो हम किसान जो वर्कर्स लेते हैं इसको काम करने के लिए, उससे भी बचाती है। सेकंड पॉइंट है सोइंग ऑफ सीड। सोइंग ऑफ सीड का मतलब है कि मिट्टी में बीजों को बोना। जब आप मिट्टी को क्रॉप के लिए, फसल के लिए बोने के लिए तैयार कर लेते हो, उसके बाद आप उस मिट्टी में बीजों को बोते हो। इट मीन्स सो सीड्स फॉर जर्मिनेट विच ग्रो एज प्लांट। इसका मतलब है कि आप मिट्टी में बीज को बोते हो ताकि वो बीज आगे चलकर जर्मिनेट होकर प्लांट बन सके। इसके अंदर 3 मेथड आते हैं। इसके लिए हम 3 मेथड का प्रयोग करते हैं: ब्रॉडकास्टिंग, सीड ड्रिल एंड सोइंग बाय हैंड। ब्रॉडकास्टिंग का क्या मतलब है? व्हेन सीड्स आर सॉ बाय स्कैटर्ड बाय हैंड इट कॉल्ड
कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। मतलब कि जब हम बीजों को मुट्ठी में भरकर ऐसे ही किसी भी खेत में स्कैटर करके फैलाकर बोते हैं, उसको ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। मतलब जब हम हाथ से बीजों को उठाते हैं और उसको खेतों में ऐसे ही फैलाकर फेंक देते हैं और उसको उगने के लिए छोड़ देते हैं, उसको ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। इसके दो डिसएडवांटेजेस भी हैं, मतलब इसकी दो कमियां भी हैं। पहली क्या है, सीड्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली। मतलब जो बीज होते हैं वो कहीं पर ज़्यादा गिर जाते हैं और कहीं पर कम गिर जाते हैं, जिसकी वजह से क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती। सेकंड क्या है, सीड्स आर नॉट ब्यूरेड प्रॉपरली इन सॉइल। मतलब जो सीड्स हैं वो ज़्यादा सॉइल के मिट्टी के नीचे तक नहीं जा पाते, जिसकी वजह से वो सीड जर्मिनेट नहीं हो पाते और फसल अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती। सेकंड है सोइंग बाय हैंड। After plucking the field, a person drops seed in furrow with hand like potato। मतलब कि जब हम मिट्टी को प्लग कर लेते हैं, उसको एक समान लेवल कर लेते हैं, तो पर्सन क्या करता है, वो एक एक बीज को उठाता है और मिट्टी में होल कर कर उन बीजों को डालते रहता है। इसमें क्या होता है कि आप एक एक बीज का सही से प्रयोग करते हो और एक एक बीज को सही जगह पर सही डिस्टेंस पे लगाते हो, ताकि जो फसल है वो अच्छे से ग्रो कर सके। हम पोटैटो को बेटा ऐसे हाथ से ही लगाते हैं। थर्ड है सीड ड्रिल। इट इज़ मॉडर्न एग्रीकल्चर टूल। एक मॉडर्न एग्रीकल्चरल टूल है। इट यूज्ड फॉर सोइंग सीड इनटू अ स्पेसिफिक डेप्थ एंड एट प्रॉपर डिस्टेंस इन अ फील्ड। मतलब हम इसके अंदर इस मशीन का प्रयोग करके जो बीज है उसको एक अच्छी गहराई तक बो सकते हैं और सही डिस्टेंस के बीच में ग्रो कर सकते हैं। मतलब एक और दूसरे बीज के बीच में सही डिस्टेंस होता है, ताकि फसल जो है वो आगे चलकर अच्छे से ग्रो कर पाए। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का मतलब है ऑल क्रॉप्स नीड सम एलिमेंट फॉर बेटर ग्रोथ। जैसे कि आप जानते हो कि जितनी भी फसलें हैं, अगर आप उसको अच्छे से ग्रो करना चाहते हो तो उसके लिए आपको उसमें मैन्योर यानी खाद को डालना पड़ता है। और हम खाद उसमें क्यों डालते हैं, बिकॉज व्हेन वी ग्रो क्रॉप्स इन द सेम फील्ड ईयर आफ्टर ईयर द सॉइल लूज न्यूट्रिएंट। क्योंकि जब हम एक ही खेत में बार बार फसल को उगाते हो, ग्रो करते हो, तो वो जो खेत है यानी उस खेत की जो मिट्टी है वो अपने न्यूट्रिएंट को खो देती है। तो उन न्यूट्रिएंट को इंक्रीज करने के लिए, उन एलिमेंट्स को इंक्रीज करने के लिए हम उसमें मैन्योर या फर्टिलाइजर यानी हम खाद को डालते हैं। टू इंक्रीज न्यूट्रिएंट वी एडेड न्यूट्रिएंट एज नीडेड। कहते हैं जितनी ज़रूरत है न्यूट्रिएंट की हम उस हिसाब से खाद को उस फसल के अंदर डालते हैं, ताकि फसल को अच्छे तरीके से ग्रो किया जा सके। जो न्यूट्रिएंट है उसके दो टाइप होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या क्या आता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर एंड कैल्शियम। जिनके अंदर ये सब आएगा, जिनके अंदर ये सब न्यूट्रिएंट आएंगे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। और जिनके अंदर आयरन, जिंक, कॉपर, क्लोरीन या मैग्नीशियम या कोबाल्ट आते हैं वो सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। आगे पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है। जो मैन्योर है, मैन्योर इट इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस। ये एक नेचुरल सब्सटेंस है, यानी ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। यानी ये मैन्योर जो है यानी खाद जो है वो नेचुरल प्रोसेस से बनाई जाती है। फर्टिलाइजर इट इज़ अ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी ये नेचुरल तरीके से नहीं बनाई जाती। इसको आप कहाँ पे बनाते हो, फैक्ट्रीज में। इट इज़ मेड अप ऑफ एनिमल डंक। ये एनिमल के डंक यानी गोबर से बनती है। और ये जो होती है बेटा फर्टिलाइज़र जो होता है, इसको आप फर्टिलाइजर्स को आप फैक्ट्री के अंदर उगाते हो। इट डज नॉट स्पॉइल इन सॉइल और रेन। अगर आप मैन्योर को ज़्यादा देर तक
बारिश में या धूप में रख देते हो तो इसके ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी सन का, सूरज की किरणों का और बारिश का खाद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता अगर आप उसको ज़्यादा देर के लिए उसके अंदर रख दोगे। लेकिन अगर आप फर्टिलाइज़र को सन के अंदर या रेन के अंदर रख दोगे, बारिश के नीचे रख दोगे, तो बारिश और जो सूरज की किरणें हैं वो फर्टिलाइज़र को ख़राब कर देंगी, स्पॉइल कर देंगी, ख़त्म कर देंगी। इट प्रोवाइड ह्यूमस टू दी सॉइल। जो मैन्योर होती है, जो खाद होती है, वो मिट्टी को ह्यूमस यानी नमी प्रोवाइड करवाती है। इट डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू दी सॉइल। लेकिन फर्टिलाइज़र किसी भी तरह की नमी, खाद मतलब किसी भी जो फर्टिलाइज़र है वो किसी भी तरह की नमी सॉइल को नहीं प्रोवाइड करवाती। इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी स्टोर रूम फॉर स्टोरेज। खाद को रखने के लिए आपको किसी स्टोर की ज़रूरत नहीं होती। आप इसको खेतों में भी ऐसे ही रख सकते हो क्योंकि ये वहाँ पे ख़राब नहीं होगी। लेकिन अगर आपने फर्टिलाइज़र को स्टोर करना है तो इसको स्टोर करने के लिए आपके पास बड़े बड़े स्टोर रूम होने चाहिए या बैग होने चाहिए जिसमें आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। इट नीड लार्ज स्पेस फॉर कीप इट। लेकिन मैन्योर को रखने के लिए, खाद को रखने के लिए आपके पास ज़्यादा जगह होनी चाहिए। It needs small space to keep it like that। लेकिन फर्टिलाइज़र को रखने के लिए आपके पास छोटी स्पेस भी चलेगी, आप छोटी जगह पर भी इसको स्टोर करके रख सकते हो। It not spoil the soil। अगर आप खाद का ज़्यादा मात्रा में भी मिट्टी में प्रयोग कर लेते हो तो ये मिट्टी को किसी तरह का नुकसान नहीं करेगी। इट एक्सेसिव यूज स्पॉइल दी सॉइल। लेकिन अगर आप फर्टिलाइज़र्स का यूज़ ज़्यादा कर लेते हो किसी भी मिट्टी के अंदर तो ये क्या करती है, या ये मिट्टी को या तो एसिडिक बना देगी या बेस बना देगी। मतलब अगर आप फर्टिलाइज़र्स का यूज़ ज़्यादा करते हो तो ये मिट्टी को हार्म करेगी, ख़राब कर देगी, उसको या तो एसिडिक बना देगी या बेस बना देगी। आप ये कह सकते हो कि जो मैन्योर है वो नेचर के द्वारा बनाया जाता है, जो मैन्योर है वो नेचर के द्वारा बनाया जाता है, और जो फर्टिलाइज़र है वो मैन मेड है यानी मनुष्य के द्वारा यानी ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया जाता है। अब हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। मैन्योर, इट इज़ ऑर्गेनिक इन नेचर। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंग। कहते हैं कि जो मैन्योर होती है वो ऑर्गेनिक है नेचर से, और ये जो प्रिपेयर होती है ये एनिमल डंक यानी जो जैसे काओ डंक है यानी जो गाय का जो गोबर है उसको डिकम्पोज करके बनाई जाती है, ह्यूमन वेस्ट को डिकम्पोज करके बनाई जाती है, या प्लांट एलिमेंट को डिकम्पोज करके बनाई जाती है। आप ये कह सकते हो मैन्योर यानी जो खाद है वो नेचर है, बाय नेचर बनती है, वो नेचर के थ्रू बनाई जाती है। नेचर का जितना भी वेस्ट है उससे आप इसको प्रिपेयर करते हो। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट कैसे बनता है? टू प्रिपेयर वर्मी कंपोस्ट वी नीड गुड ब्रीड ऑफ अर्थवॉर्म। कहते वर्मी कंपोस्ट को बनाने के लिए हमें अच्छी किस्म के अर्थवॉर्म चाहिए जो 8 से 10 सेंटीमीटर लंबे होने चाहिए और उनका कलर क्या होना चाहिए? रेड। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आपको अच्छे किस्म के अर्थवॉर्म चाहिए जिनकी जो लेंथ है वो 8 से 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उनका कलर रेड होना चाहिए। दे कन्वर्ट डिकम्पोज्ड एनिमल डंक इनटू न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर। ये अर्थवॉर्म क्या करते हैं? ये अर्थवॉर्म जो एनिमल डंक है उसको डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर में बदल देते हैं। टू मेक वर्मी कंपोस्ट वी फॉलो दिस स्टेप। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए वो देखते हैं। मेक अ 2 एडजस्टेंट पिट बाय यूजिंग ब्रिक एंड सीमेंट। कहते हैं कि आपको 2 पिट को बनाना है सीमेंट और ब्रिक का यूज़ करके। जो कितना लंबा होना चाहिए? 2 मीटर लंबा होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर ब्रॉड होना चाहिए यानी चौड़ा होना चाहिए 50 सेंटीमीटर, और कितना डीप यानी कितना गहरा होना चाहिए? 60 to 70 सेंटीमीटर डीप होना चाहिए, गहरा होना चाहिए। एंड और दोनों ही जो पिट हैं वो नीचे से एक होल से आपस में कनेक्टेड होने चाहिए।
Add mixture of animal dung and leaf in first pit for 30 days। फिर आप क्या करोगे, फर्स्ट पिट में एनिमल डंक डालोगे और उसके अंदर एनिमल डंक को डालकर उसके अंदर थोड़ा सा वाटर स्प्रेड कर दोगे और आप उसको 30 दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दोगे। देन रिलीज अर्थवॉर्म इन दी पिट, उसके बाद आप उसके अंदर अर्थवॉर्म को डाल दोगे। आफ्टर 40 to 45 डेज कंपोस्ट चेंज टू वर्मी कंपोस्ट। 40 से 45 दिनों के बाद वो जो कंपोस्ट है वो डीकम्पोस्ट होकर कन्वर्ट होकर किस में चेंज हो जाएगा, वर्मी कंपोस्ट में। ड्राइड दी वर्मी कंपोस्ट, तब आप उस वर्मी कंपोस्ट को ड्राई करोगे, सुखाओगे और आप उसको जैसे यूज़ करना चाहते हो यूज़ करोगे, उसका प्रयोग करोगे। सेकंड है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र कौन से होते हैं, इट्स आर केमिकल सब्सटेंस, ये सारे के सारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं एंड प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज के अंदर बनाए जाते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाए जाते हैं। फर्टिलाइज़र मैन मेड होते हैं। इट कंटेन न्यूट्रिएंट इन लार्ज क्वांटिटी, इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर जल्दी सॉल्युबल हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, इसी वजह से ये प्लांट के द्वारा जल्दी एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इट कंटेन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, इसके अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है, फॉस्फोरस पाया जाता है और पोटेशियम पाया जाता है। फर्टिलाइज़र्स का यूज़ आपको ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप इसका ज़्यादा यूज़ कर लोगे तो ये मिट्टी को ख़राब भी कर सकता है, हार्म भी कर सकता है। इसके एग्जांपल कौन से हैं, यूरिया जिसके अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन, पोटैश जिनके अंदर पोटेशियम होता है, और एक होता है NPK, यानी N यानी नाइट्रोजन, P यानी फॉस्फोरस, K यानी पोटेशियम। इसका अगला पॉइंट है इरिगेशन। इरिगेशन यानी सिंचाई। सिंचाई का मतलब होता है कि जब हम अपनी फसल को पानी देते हैं उसको इरिगेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप इज़ कॉल्ड इरिगेशन। जब हम अपनी फसल को, अपनी क्रॉप को वाटर प्रोवाइड करते हैं, यानी पानी प्रोवाइड करवाते हैं या पानी देते हैं, उसको इरिगेशन यानी सिंचाई बोला जाता है। ऑल प्लांट नीड वाटर फॉर न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कहते हैं जितने भी प्लांट हैं उन सबको पानी चाहिए, और पानी उनको क्यों चाहिए, ताकि वो पानी से न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व कर सके। और वो पानी से कौन कौन से न्यूट्रिएंट लेते हैं, वो पानी से लेते हैं ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पानी से कैसे मिलती है कि जब हम पौधों को पानी देते हैं तो पौधों के जो रूट्स होते हैं, वो जो रूट्स हैं वो वाटर को ऑब्जर्व करते हैं, और वाटर के थ्रू वो जो प्लांट है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ऑब्टेन करता है। इसके मेथड कौन से इरिगेशन के, इस इरिगेशन के मेथड दो हैं, ट्रेडिशनल मेथड है और मॉडर्न मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड के अंदर 4 टाइप्स हैं, मॉट, चेन पंप, डेकली, हॉल्ट। और मॉडर्न मेथड के अंदर 2 हैं, ड्रिप सिस्टम एंड स्प्रिंकल सिस्टम। जो ट्रेडिशनल सिस्टम है या ट्रेडिशनल मेथड है वो जो पुराने समय से चला आ रहा है मेथड वही है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर जो होता है वो वेस्ट होता है। लेकिन आजकल मॉडर्न सिस्टम चला है, ड्रिप सिस्टम एंड स्प्रिंकल सिस्टम, ताकि हम पानी को बचा सकें। इसमें पानी की बहुत सेविंग होती है। हम इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहला है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड क्या है, ओल्ड मेथड ऑफ इरिगेशन, जो पुराना तरीका है सिंचाई का उसको ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं। सबसे पहले आता है इसमें मॉट। मॉट क्या है, इट वाज अ सिस्टम ऑफ ड्रेनिंग वाटर फ्रॉम वेल बाय यूजिंग पुले एंड रोप, अ बिग कंटेनर इज टाइड विद रोप। मतलब एक बड़ा वेल होता है, वो पानी से भरा होता है, उस वेल के अंदर से एक रोप और पुले का यूज़ करके, रोप के साथ एक कंटेनर बांधा गया होता है, और उस रोप के द्वारा कंटेनर को हम अंदर भेजते हैं, फेंकते हैं, और पुले के द्वारा उसको खींचते हैं और पानी को बाहर निकालते हैं। आगे है चेन पंप। चेन पंप क्या है, इट इज़ अ सिंपल मशीन यूज टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम लेक, वेल, रिवर, पॉन्ड। ये एक सिंपल मशीन होती है जिसके द्वारा हम किसी भी लेक, वेल से, रिवर से या पॉन्ड से पानी को बाहर निकालते हैं। इट वर्क्स यूजिंग अ चेन विद स्मॉल डिस्क विच मूव इनसाइड अ पाइप। एक पाइप के अंदर
स्मॉल डिस्क होती हैं जो चेन के साथ बंध कर पानी को बाहर खींचती है। नेक्स्ट है डेकी। इट इज़ अ डीप बिग होल फिल्ड विद वाटर लाइक वेल। ये एक वेल की तरह एक बहुत बड़ा होल होता है और उससे पानी बाहर निकाला जाता है बाय यूजिंग सिंपल लीवर सिस्टम। लीवर सिस्टम का यूज़ करके उसमें से पानी को बाहर निकाला जाता है। फोर्थ वन इज़ अ हॉल्ट। हॉल्ट क्या है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पर्सियन व्हील मेथड। इसको आप पर्सियन व्हील मेथड के नाम से भी जान सकते हो। इसको पर्सियन व्हील मेथड क्यों बोला जाता है? बिकॉज अ व्हील विद बकेट यूज टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल। क्योंकि व्हील के साथ बकेट बंधे होते हैं और बकेट के द्वारा वेल के अंदर से, कुएं के अंदर से पानी निकाला जाता है यूजिंग एनिमल पावर। एनिमल की पावर को यूज कर इट वर्क लाइक अ मूविंग चेन। ये बकेट की एक मूव चेन होती है, जैसे बकेट की एक लॉन्ग चेन बनी होती है और वो मूव करती है वाटर को लिफ्ट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए बार बार। आगे है मॉडर्न मेथड। सेकंड जो इसका मेथड था वो था मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड क्या है? व्हेन अंडरग्राउंड वाटर इज ड्रॉन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल पंप और डीजल पंप। जब हम इलेक्ट्रिकल पंप और डीजल पंप का यूज़ करके अंडरग्राउंड से वाटर को बाहर निकालते हैं उसको मॉडर्न मेथड बोलते हैं। और इस मॉडर्न मेथड के थ्रू जब हम डीजल और इलेक्ट्रिकल पंप से वाटर को बाहर निकालते हैं तो उस पानी को निकाल कर हम खेत में उसको सप्लाई करते हैं अपनी फसलों के लिए। द मॉडर्न मेथड हैज़ 2 टाइप। इसके 2 टाइप है, स्प्रिंकल सिस्टम्स और ड्रिप्स इरिगेशन। स्प्रिंकल सिस्टम क्या कहता है? इन दिस मेथड वाटर इज स्प्रिंकल ऑन क्रॉप लाइक रेन। स्प्रिंकल सिस्टम के अंदर जो पानी है वो बारिश की तरह फसलों के ऊपर दिया जाता है। इन दिस वायर नेट इज मोड ओवर दी फील्ड। इसके द्वारा एक जो वायर की एक नेट होती है वो बनी होती है और पूरे फील्ड पर फैलाई जाती है और उनके बीच में पाइप्स रखी जाती है। वेयर पाइप्स रन विद होल्स। और पाइप्स के अंदर होल किए जाते हैं और जब व्हेन वाटर फ्लो फ्रॉम पाइप, जब वो वाटर है वो पाइप के अंदर से फ्लो करता है प्रेशर के साथ, तो जो पानी है वो स्प्रिंकल की तरह मूव करता है, क्रॉप के ऊपर जाता है, जैसे लगता है कि कोई रेन हो रही हो, यानी बारिश हो रही हो। ठीक है, तो ये एक बारिश की तरह काम करता है। ये आ गया ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन इन दिस वाटर फ्रॉम अ ट्यूबवेल इज ब्रॉट टू फील्ड। इसके अंदर ट्यूबवेल के अंदर से पानी निकाल कर खेतों को दिया जाता है थ्रू वेरी नैरो पाइप। वाटर इज फ्लो फ्रॉम, एक नैरो पाइप लगाई जाती है और वहाँ प्लांट के रूट के साथ उसको ज्वाइन किया जाता है और वहाँ पे एक छोटा सा होल दिया जाता है। वाटर इज फ्लो फ्रॉम दीज पाइप्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। और जो पानी जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता है इन पाइप से डायरेक्ट टू द रूट ऑफ द प्लांट। सीधा किसी भी पौधे की जड़ों को वो पानी जाता है। इट इज़ बेस्ट फॉर फ्रूट प्लांट, ट्रीज एंड गार्डन। ये फ्रूट प्लांट के लिए, ट्रीज़ के लिए और गार्डन के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है क्योंकि इन दोनों ही सिस्टम में पानी की कोई भी वेस्टेज नहीं होती है और पानी सीधा वहीं जाता है जहाँ उसको होना चाहिए। बोथ मेथड है वन मेजर डिफरेंस। दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है? ट्रेडिशनल मेथड इन ट्रेडिशनल मेथड वाटर इज वेस्ट इन वेरी लार्ज अमाउंट। ट्रेडिशनल मेथड के अंदर पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है एंड मॉडर्न मेथड सेव लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। लेकिन जो मॉडर्न मेथड है वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को सेव करता है। अब पानी के सोर्स कौन से होते हैं? सोर्स मतलब हम पानी को कहाँ से लेते हैं। क्रॉप्स आर सप्लाइड वाटर। जब हम क्रॉप्स को यानी फसलों को जब हम पानी देते हैं, उनकी सिंचाई करते हैं, सिंचाई करने के लिए हम पानी कहाँ से लेते हैं? रिवर से, कैनल से, वेल से, डैम से, पॉन्ड से, लेक से। और नेक्स्ट टाइम हम इसके नेक्स्ट 2 पॉइंट करेंगे, रिमूविंग वीड्स एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट। और 5th पार्ट है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप का मतलब है कि जब हम अपनी फसल को हर चीज़ से प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि हमारी जो फसल है वो किसी वजह से ख़राब ना हो जाए। तो जिस वजह से हमारी फसल ख़राब होती है हम उन वजहों से अपनी फसल को बचाने, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर 4 पॉइंट्स आते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट यानी पेस्ट से अपनी फसल को बचाना। कंट्रोल ऑफ बर्ड्स एंड रेडेंट यानी बर्ड्स एंड रेडेंट जैसे एनिमल, रैट
ऐसे एनिमल्स के ऊपर कंट्रोल करना, कंट्रोल ऑफ वाइल्ड एनिमल के ऊपर कंट्रोल करना, ताकि जो वाइल्ड एनिमल है वो हमारी फसल को किसी वजह से ख़राब ना कर दे। जैसे कई बार वाइल्ड एनिमल हैं वो खेतों में आ जाते हैं तो वो सारी फसल को ख़राब कर देते हैं ना। आगे है इंसेक्ट कंट्रोल, यानी इंसेक्ट कंट्रोल का मतलब है कि जो हम केमिकल्स अपनी फसल के ऊपर यूज़ करते हैं, क्रॉप्स के ऊपर यूज़ करते हैं, उसका भी लिमिट में कंट्रोल करना, ताकि वो हमारी फसल को ख़राब ना कर दे अगर हम उसका ज़्यादा यूज़ करें। अब हम इसको 1 बाय 1 करेंगे। पहला है प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट का मतलब है एनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनिमल दैट अटैक क्रॉप प्लांट आर कॉल्ड पेस्ट। मतलब किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एनिमल जो अटैक करता है फसल के ऊपर, क्रॉप प्लांट के ऊपर, उसको पेस्ट करते हैं। कोई भी एनिमल हो सकता है वो, और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। जैसे वायरस, अगर वायरस हमारी फसल के ऊपर अटैक कर दे और फसल को ख़राब कर दे तो वो भी पेस्ट कहलाएगा। अगर बैक्टीरिया हमारी फसल के ऊपर अटैक करके उसको ख़राब कर दे तो वो भी पेस्ट कहलाएगा। इसी तरह बर्ड या कोई एनिमल, रैट या कोई और वाइल्ड एनिमल, फॉक्स, वो भी हमारी फसल के ऊपर अटैक कर दे, उसको ख़राब कर दे तो वो भी पेस्ट ही कहलाएगा। तो हम पेस्ट से बचने के लिए बहुत सारे, यानी अपनी फसल को पेस्ट से बचाने के लिए बहुत सारे तरीकों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले अगर हमें अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपनी फसल को बचाना है तो उसके लिए हम केमिकल का स्प्रे करते हैं, ताकि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हमारी फसल को ख़राब ना कर सके। हम बर्ड्स और रेडेंट से कैसे कंट्रोल करते हैं? कंट्रोल ऑफ बर्ड्स एंड रेडेंट, इसका मतलब है रेडेंट्स एनिमल जैसे रैट हो गया या बर्ड हो गया, अगर वो हमारी फसल को ख़राब कर रहे हैं तो हम अपनी फसल को कैसे बचाते हैं? आप देखोगे कि कई बार आप खेतों में देखते हो ना, स्केलेटन टाइप खड़ा होता है, एक स्टैचू खड़ा होता है, ठीक है। वो क्या करता है? वो बर्ड्स को दूर भगाता है, क्योंकि बर्ड्स उस पुतले को देखकर, उस स्टैचू को देखकर ये अज्यूम कर लेते हैं कि शायद कोई ह्यूमन बीइंग यानी कोई आदमी खड़ा है, तो वो उस वहाँ पर उस फसल को ख़राब करने के लिए कम आता है। और बीटिंग ड्रम्स, हम ड्रम को बीट करके पक्षियों को भगा सकते हैं। और यूज़ ऑफ फायर क्रैकर्स, हम पटाखों को फोड़कर या पटाखों को जलाकर भी पक्षियों को फसल से दूर भगा सकते हैं, या रैट जैसे एनिमल्स को फसल से दूर भगा सकते हैं। आगे है कंट्रोल ऑफ वाइल्ड एनिमल, जैसे जो बड़े एनिमल है, जैसे डियर हो गया, फॉक्स हो गया। जैसे एनिमल लाइक डियर, फॉक्स कैन डिस्ट्रॉय क्रॉप। जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं जैसे डियर या फॉक्स, वो भी हमारी फसल को ख़राब कर देते हैं। वी प्रोटेक्ट दी क्रॉप बाय यूजिंग ऑफ आयरन वायर फेंसिंग। तो हम क्या करते हैं? हम अपने खेत के आसपास आयरन वायर की फेंसिंग लगा देते हैं, बाउंड्री बना देते हैं, ताकि कोई भी जो बड़ा एनिमल है, बिग एनिमल है, वो हमारे खेत में एंटर ना करे और हमारी फसल को ख़राब ना करे। डॉग्स ऑल्सो स्केयर दैम, सो फार्मर केप्ट डॉग फॉर दिस पर्पस। जो बड़े एनिमल हैं वो ज़्यादातर डॉग से डरते हैं, तो कई फार्मर, कई किसान डॉग को अपने साथ रखते हैं ताकि वो बड़े एनिमलों को दूर भगा सके या फसल को बड़े एनिमलों से बचा सके या बिग एनिमल से प्रोटेक्ट कर सके। आगे 4th है इंसेक्ट कंट्रोल। इंसेक्ट कंट्रोल का मतलब क्या है? क्रॉप प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंसेक्ट। हम अपनी क्रॉप को इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम 2 तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट है यूजिंग केमिकल इंसेक्टिसाइड। हम इंसेक्टिसाइड्स जैसे केमिकल का प्रयोग कर अपनी फसल को इंसेक्ट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि इंसेक्ट जो है हमारी फसल के ऊपर अटैक ना कर सके। सेकेंड है बाय ग्रोइंग मिक्स्ड क्रॉप। अगर हम मिक्स्ड क्रॉप ग्रो करते हैं तो वो भी इंसेक्ट से फसल को बचाती है। बेटा इसका अगला पार्ट है वीड्स एंड वीड कंट्रोल, या आप इसको बोल सकते हो रिमूवल ऑफ वीड्स। तो वीड्स क्या होते हैं? वीड्स आर अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो विद क्रॉप। वीड्स वो पौधे होते हैं जो क्रॉप के साथ या जो फसल के साथ अपने आप ही उग जाते हैं, जिनको हमने उगाया नहीं हो सकता। जैसे आप ग्रास यानी घास कह सकते हो। मतलब जब हम क्रॉप उगाते हैं, जब हम फसल उगाते हैं, तो उस फसल के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं। हमने उनको नहीं उगाया होता, लेकिन वो अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं, तो उनको वीड्स कहते हैं। विच शेयर वाटर एंड न्यूट्रिएंट ऑफ क्रॉप। तो वो हमारी मेन फसल के साथ न्यूट्रिएंट एंड वाटर को आपस में शेयर करते हैं। तो ये वीड कौन कौन से हैं? जैसे फॉर एग्जांपल बाथू और चुलाई। बाथू और चुलाई वीड का एक एग्जांपल है। हम इन अनवांटेड प्लांट को कैसे रिमूव कर सकते हैं? हम इन अनवांटेड प्लांट को 3 तरीकों से रिमूव कर सकते हैं। विद हैंड, अपने हाथों का प्रयोग करके उनको अलग निकालना।
अपरूट करना उसको बाय रेक, खुरपी का प्रयोग कर कर, और यूजिंग वेडिसाइड्स का प्रयोग कर कर। अभी हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला है रिमूविंग विद हैंड। वी रिमूव वीड बाय अपरूटिंग इट विद हैंड, यानी हम अपने हाथों से उनकी जड़ों को निकालेंगे वन बाय वन करके। हम ऐसे वीड्स को, अनवांटेड प्लांट को रिमूव कर सकते हैं, बट दिस प्रोसेस टेक मच टाइम। लेकिन ये प्रोसेस बहुत बड़ा है, क्योंकि हमें एक एक वीड को, एक एक अनवांटेड प्लांट को अपरूट करना पड़ता है, तो ये बहुत टाइम लेता है। सेकंड है रेक यानी अपरूटिंग वीड्स बाय यूजिंग खुरपा विच इज़ ड्रिवन बाय हैंड। हम खुरपे का प्रयोग कर कर भी इसको अपरूट कर सकते हैं, इन अनवांटेड प्लांट को रिमूव कर सकते हैं, और इस खुरपे को हम अपने हाथ से चलाते हैं। थर्ड वन इज अ वेडिसाइड। वेडिसाइड क्या है? वीड्स कैन बी डिस्ट्रॉय बाय यूजिंग केमिकल विच कॉल्ड वेडिसाइड। तो वेडिसाइड एक तरह का केमिकल होता है जो इन वीड्स को ख़त्म कर देता है, इन वीड्स को फिनिश कर देता है। लेकिन जब हम वेडिसाइड्स का यूज़ करते हैं तो ये हमारी क्रॉप को भी नुकसान पहुंचाता है। तो हम इसकी प्रॉब्लम देखते हैं कौन कौन सी होती है। इट इज़ पॉइजनस केमिकल, क्योंकि एक पॉइजनस केमिकल होता है विच पॉल्यूट एयर, वाटर एंड सॉइल, जो एयर को, वाटर को एंड सॉइल को पॉल्यूट कर देगा। इट मीन्स कि जब ये वाटर और सॉइल को पॉल्यूट करेगा तो हमारी जो फसल है वो भी पॉल्यूट एयर लेगी, पॉल्यूट सॉइल लेगी और पॉल्यूट वाटर लेगी, जिससे ये जो केमिकल है वो हमारी फसल के अंदर एंटर कर सकता है। इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस विच एंटर दी फूड चेन एंड हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, मतलब ये वो सब्सटेंस है जिसको नेचर ख़त्म नहीं कर सकती या जिसको नेचर डिकम्पोज नहीं कर सकती, जिसकी वजह से ये जो सब्सटेंस है वो हमारी फूड चेन में एंटर हो जाता है। और फूड चेन में एंटर होने का मतलब है कि जब हम उस फूड को इनटेक करेंगे तो ये हमारी बॉडी में इनटेक हो जाएगा और ये हमें भी हार्म करेगा। थर्ड वन इज़ अ वेजिटेबल फ्रूट प्रोड्यूस बाय यूजिंग वेडिसाइड कॉज हेल्थ प्रॉब्लम। और जो भी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के ऊपर हमने इन केमिकल का यूज़ किया होगा और उस वेजिटेबल और फ्रूट्स को जब हम इनटेक करते हैं तो वो हमारी बॉडी को हार्म करता है। सेकंड पॉइंट है इसका, सेवंथ पॉइंट है इसका हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है? हार्वेस्टिंग इज़ द लास्ट स्टेप इन द लाइफ ऑफ क्रॉप। क्रॉप की लाइफ का ये लास्ट स्टेप होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग अ रिपन्ड क्रॉप और मैच्योर क्रॉप। मतलब कि जब हमारी फसल पक जाती है तो उस फसल को काटना और इकट्ठा करना, यानी जो फसल पूरी तरह से पक चुकी है उस फसल को काटने के प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहते हैं। क्रॉप टेक्स 3 to 4 month फॉर मैच्योर। कोई भी जो फसल है वो 3 से 4 महीने लेती है मैच्योर होने के लिए। इट इज़ डन बाय सिक्कल और हार्वेस्टर मशीन। हम जो हार्वेस्टर है बेटा, एक हाथ से हम जब फसल को काटते हैं सिक्कल, एक तो हम उससे फसल को कट कर सकते हैं और एक हार्वेस्टर मशीन आती है, एक हम उससे फसल को कट कर सकते हैं। और जब हम सिक्कल का प्रयोग करेंगे तो मैन पावर ज़्यादा लगेगी और जब हम हार्वेस्ट मशीन का प्रयोग करेंगे तो मैन पावर ज़्यादा नहीं लगती। इसके हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेशिंग होती है। थ्रेशिंग का मतलब क्या है? आफ्टर हार्वेस्टिंग नेक्स्ट स्टेप इज थ्रेशिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट मीन्स सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप। मतलब जब हम फसल को हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उस फसल को हमें बीट कर करके उस फसल में से दानों को, ग्रेन्स को अलग करना पड़ता है। तूड़ी सुनिए ना आपने, तूड़ी, और जब हम ग्रेन को अलग कर देते हैं तो पीछे जो बच जाते हैं उसको तूड़ी बोलते हैं हिंदी में। इट इज़ डन बाय क्रशिंग दी वीट विद द हेल्प ऑफ एनिमल। और ये प्रोसेस या तो हम हाथ से जो फसल है उसको बीट करें या हम उस क्रॉप के ऊपर एनिमल्स को चला दें ताकि जो वो फसल है या वो वीट है या वो जो ग्रेन है वो पूरी तरह से क्रश हो जाए और वो सेपरेट हो जाए चार्फ से, यानी तूड़ी से। उसके बाद है विनोइंग। विनोइंग का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम क्रश्ड व्हीट। जब क्रश्ड व्हीट से हम ग्रेन को साइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड। विंड की हेल्प से जब हम तूड़ी को अलग करते हैं और दानों को अलग करते हैं, यानी कणक को अलग करते हैं, यानी वीट को अलग करते हैं या ग्रेन को अलग करते हैं, उसको विनोइंग कहते हैं। विनोइंग का मतलब होता है तूड़ी को और कणक को या फसल को या ग्रेन को अलग करना, उसको विनोइंग बोला जाता है। तो इसमें 3 प्रोसेस आते हैं। पहले होता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल को काटना। थ्रेशिंग का मतलब होता है फसल में से ग्रेन को अलग करना
मतलब निकाल देना। उसके बाद होता है विनोइंग। विनोइंग होता है सेपरेट करना। थ्रेशिंग का मतलब होता है निकालना, विनोइंग का मतलब होता है सेपरेट करना तूड़ी को और फसल को। तो आजकल हार्वेस्टिंग और विनोइंग का प्रोसेस एक साथ ही हो जाता है कंबाइन मशीन के थ्रू। ठीक है बेटा। आगे है हार्वेस्ट सीजन। तो जब इंडिया में जब किसान फसल को काटते हैं ना, तो उसके लिए वो खुशी मनाते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो अलग अलग स्टेट्स में इस खुशी को अलग अलग नाम दिया गया। तो इन इंडिया हार्वेस्ट सीजन हैव मैनी डिफरेंट नेम अकॉर्डिंग टू स्टेट्स। तो स्टेट के अकॉर्डिंग इस हार्वेस्टिंग सीजन को अलग अलग नाम दिया गया है, क्योंकि फसल को काटना वो उनके लिए एक फेस्टिवल होता है। तो पंजाब में इसको बैसाखी कहा जाता है, असम में इसको बिहू कहा जाता है, केरला में इसको पोंगल कहा जाता है। तो देयर आर डिफरेंट नेम फॉर दी वन फेस्टिवल ऑफ फार्मर। तो किसानों के एक ही फेस्टिवल को अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लास्ट वन इज द स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब होता है कि फसल को बचा कर रखना, स्टोर कर रखना, ताकि हम पूरा साल उस फसल का प्रयोग कर सके। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप आर रिक्वायर्ड टू स्टोर सेफली, सो वी यूज इट फॉर होल ईयर। मतलब हार्वेस्टिंग के बाद अगला स्टेप होता है कि उस फसल को बचा कर रखना, स्टोर कर रखना, ताकि सारा साल हम उसका प्रयोग कर सकें, क्योंकि हर फसल हर सीजन में नहीं लगती। सो वी ड्राइड दी क्रॉप इन दी सनशाइन बिफोर स्टोरिंग। तो स्टोर करने से पहले हम फसल को धूप के नीचे सुखाते हैं। क्यों सुखाते हैं? टू रिड्यूस देयर मॉइस्चर, ताकि उसके अंदर से मॉइस्चर को कम किया जा सके। फार्मर स्टोर ड्राइड क्रॉप एट होम इन मेटल ड्रम्स। किसान क्या करते हैं? किसान उस सूखी हुई फसल को, यानी जो जिसको उन्होंने धूप लगवाई है, उस फसल को मेटल ड्रम्स के अंदर या जूट बैग्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं। ड्राइड नीम लीव ऑल्सो यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम। मतलब हम नीम के पत्तों का भी, सूखे नीम के पत्तों का भी प्रयोग करते हैं, ताकि जो फसल है उसमें कोई भी कीड़ा ना लगे। हम सूखे हुए नीम के पत्ते उस फसल के क्रॉप के अंदर डाल देते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज लाइक रेफ्रिजरेटर। आप कनक को, वीट को या ग्रेन को ऐसे ही सुखा सकते हो, लेकिन सुखाकर स्टोर कर सकते हो, लेकिन फ्रूट और वेजिटेबल जो होते हैं उनको आपको कोल्ड स्टोरेज यानी ठंडी जगहों पर रखना पड़ता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, नहीं तो वो ख़राब हो जाएंगे। इन क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि जो हम पुराने समय से जिन भी तकनीकों का यूज़ करते आ रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट करना, उसमें चेंजेस करना, ताकि जो फसल का जो उत्पादन है यानी फसल की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके। और फसल के प्रोडक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत क्यों होती है उसको आप देखेंगे। टू फुलफ़िल दी नीड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। कहते हैं कि जैसे आप देख रहे हो आजकल कि जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो दिन प्रतिदिन क्या होती है, बढ़ती जा रही है। तो उस बढ़ती हुई जनसंख्या को भूख भी लगेगी, तो उस भूख की नीड को पूरा करने के लिए हमें क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत है। टू बी इम्प्रूव, ताकि उसको बढ़ाकर हम जो बढ़ती हुई जनसंख्या है इसकी नीड को पूरा कर सकें। इन 20th सेंचुरी देयर वाज अ रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर विच इज़ कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। इसी तरह से 20th सेंचुरी में एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग एक रेवोल्यूशन आई थी, उस रेवोल्यूशन को ग्रीन रेवोल्यूशन बोला गया था। इन दिस रेवोल्यूशन मैनी ब्रीड्स ऑफ पल्सेस वीट्स आर हाइब्रिडाइजेशन विच इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन। इस रेवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ था कि पल्सेस को लेकर ग्रेन्स के अंदर बीजों को हाइब्रिडाइज किया गया था, और हाइब्रिडाइज कर क्रॉप की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया गया था। और ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसके फादर कौन है? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। तो आप कह सकते हैं द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। जो M.S. स्वामीनाथन है उसको ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर बोला जाता है। टू इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन फॉलोइंग प्रैक्टिसेस वर इम्प्रूव्ड। अगर हम किसी भी फसल की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें हमें किस किस प्रैक्टिसेस की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ सीड। मतलब हमें अगर क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हमें गुड और हेल्दी सीड को सिलेक्ट करना चाहिए, यानी हमारे जो सीड हैं वो ख़राब नहीं होने चाहिए, उसको कीड़ा नहीं लगाना चाहिए। उसको जब हम हेल्दी और गुड सीड्स को सिलेक्ट करेंगे, उसको सो करेंगे, उसको बीजेंगे, तो हमारी जो फसल है वो भी अच्छी आएगी।
सेकंड है इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन ब्रीड्स। इसका मतलब क्या है, सीड्स आर इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्री विच आर वेरी इम्प्रूव्ड एंड हाइब्रिड। हम जब जो सीड्स हैं, बीज हैं, उनको जब हम दूसरी कंट्री से मंगवाते हैं और दूसरी कंट्रीज़ के जो बीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड होते हैं और हाइब्रिड होते हैं। उसको ग्रो करने से भी जो फसल है उसकी प्रोडक्शन अच्छी होती है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, It is the process of crossing two different plant varieties to produce a new, better quality plant, which is called hybrid. कहते हैं कि जब हम दो अलग अलग तरह के पौधों को, अलग अलग वैरायटी के पौधों को क्रॉस करके एक साथ ग्रो करते हैं, एज अ वन प्लांट ग्रो करते हैं, तब उस प्लांट को हाइब्रिड प्लांट बोला जाता है। और वो जो हाइब्रिड प्लांट होता है वो एक अच्छी क्वालिटी का प्लांट होता है, क्योंकि उस हाइब्रिड प्लांट में जल्दी कीड़ा नहीं लगता और वो प्लांट जल्दी ख़राब नहीं होता और वो ग्रो भी अच्छे से करता है। आगे क्या है, यूज़ ऑफ मॉडर्न मशीनरी, यूज़ ऑफ ट्रैक्टर्स एंड अदर मॉडर्न टूल विच हेल्प इन इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन एंड रिड्यूस टाइम। अगर हम अपनी क्रॉप को प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें जैसे ट्रैक्टर और जितने भी अदर मॉडर्न टूल हैं उनका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये क्रॉप की प्रोडक्शन को तो इंक्रीज़ करते ही करते हैं, साथ में हमारा टाइम भी सेव करते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड एंड वेडिसाइड विच प्रोटेक्ट द क्रॉप एंड प्रोवाइड नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट टू क्रॉप। अगर हम अपनी फसल को इंसेक्टिसाइड और वेडिसाइड का यूज़ कर उसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो साथ ही साथ हम उसको इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करते हैं टाइम टू टाइम, जब उसको उसकी क्या होती है, ज़रूरत होती है। और जब हम इंसेक्टिसाइड और वेडिसाइड्स का यूज़ करते हैं तो हमारी जो फसल है वो जल्दी ख़राब नहीं होती। हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल्स। फ्रूट फ्रॉम एनिमल्स मतलब हम प्लांट के साथ साथ एनिमल से भी फूड लेते हैं। वी गेट मोस्ट ऑफ द फूड फ्रॉम प्लांट, हम ज़्यादातर फूड किससे लेते हैं, प्लांट लेते हैं, एज वेल एज फ्रॉम एनिमल्स। लेकिन उसके साथ साथ हम एनिमल से भी फूड लेते हैं। द एनिमल फूड प्रोवाइड मोर प्रोटीन एज कंपेरेटिव टू प्लांट। जो फूड हम एनिमल से लेते हैं वो फूड हमें ज़्यादा प्रोटीन प्रोवाइड करवाता है एज़ कंपेरेटिव टू प्लांट फूड, बट इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन प्लांट फूड। लेकिन जो एनिमल फूड होता है वो प्लांट फूड से ज़्यादा महंगा होता है। एनिमल फूड ऑल्सो कंटेन मिनरल्स एंड विटामिन, और जो एनिमल्स फूड होता है वो बहुत सारे मिनरल, फैट और विटामिन भी कंटेन करता है और वो हमें प्रोवाइड करवाता है। द फूड प्रोवाइड बाय एनिमल्स आर मिल्क, एग, फिश, हनी एक्सेट्रा। और जो एनिमल के द्वारा हम जो फूड लेते हैं वो फूड कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं मिल्क, एग, फिश, हनी और भी बहुत सारे होते हैं। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी न किसी तरह से एनिमल फूड को इनटेक करते हो, जैसे आप कर्ड के रूप में, लस्सी के रूप में, पनीर के रूप में, घी के रूप में। तो इसके अंदर और कौन से टॉपिक इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, व्हेन वी कीप कैटल एज पेट इन शेड। जब हम कैटल्स को एज अ पेट अपने घरों में रखते हैं, एक शेड्स के नीचे रखते हैं, प्रोवाइडिंग देम फूड, उनको भोजन देते हैं, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम डिजीज़ एंड अदर एनिमल। जब हम उनको किसी बीमारी से बचाते हैं और दूसरे जानवरों से बचाते हैं, एंड ऑब्टेनिंग यूज़फुल प्रोडक्ट फ्रॉम देम, और उनसे यूज़फुल प्रोडक्ट लेते हैं एज अ मिल्क कह सकते हो आप, उसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। मतलब जब हम किसी भी काऊ या बफेलो को अपने घर में रखकर उनको शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं, उनको फूड प्रोवाइड करवाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं हर चीज़ से, और फिर हम उनसे यूज़फुल प्रोडक्ट जो मिल्क है उसको लेते हैं, उसको एनिमल हस्बेंड्री बोला जाता है। सेकंड आता है इसमें पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म होता है मुर्गी पालन। व्हेन वी कीप बर्ड लाइक चिकन, डक्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग एंड मीट फॉर फूड। जब हम मुर्गियों को या डक्स को अपने घरों में पालते हैं, किसके लिए पालते हैं,
हमें उनसे क्या चाहिए होता है, अंडा चाहिए होता है, हमें उनका मीट चाहिए होता है एज अ फूड, तो उसको पोल्ट्री फार्मिंग बोला जाता है। और मुर्गी पालन जो है वो बड़े बड़ी कंपनीज़ के द्वारा भी आजकल किया जा रहा है। और थर्ड है इसका पिस्सीकल्चर। पिस्सीकल्चर का मतलब क्या होता है कि जब हम फ़िश को आर्टिफिशियल पॉन्ड्स के अंदर रखते हैं और उसके बाद टाइम टू टाइम उन फिशेस का यूज़ करते हैं एज अ फूड, तो उसको पिस्सीकल्चर बोला जाता है। और पिस्सीकल्चर के द्वारा हम अर्निंग भी करते हैं, हम एक स्मॉल बिजनेस भी रन कर सकते हैं क्योंकि उन फिशेस को हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। आगे है एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब क्या है, टू ऑब्टेन हनी बीज आर केप्ट इन बॉक्सेस। जब हम हनी बीज को बॉक्सेस के अंदर रखते हैं और उनसे टाइम टू टाइम हनी गेन करते हैं या ऑब्टेन करते हैं, उसको एपीकल्चर बोला जाता है। तो एपीकल्चर का मतलब ही क्या होता है कि जब हम शहद को किससे लेते हैं, मधुमक्खियों से लेते हैं और उन मधुमक्खियों को हम पालते हैं बॉक्सेस के अंदर ताकि हम उनसे शहद ले सकें। नेक्स्ट है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग का मतलब क्या होता है, रेयरिंग ऑफ काउज एंड बफेलो फॉर मिल्क। जब हम काउज और बफेलोज को मिल्क के लिए पालते हैं बड़े सी फार्म में, उसको डेयरी फार्मिंग बोलते हैं। वहाँ पे बहुत सारी गायें रखी जाती हैं, उनका पालन पोषण किया जाता है, उनसे मिल्क निकाला जाता है, फिर उनको बेचा जाता है। आगे है मार्केटिंग। द सेलिंग ऑफ क्रॉप इन मार्केट टू अर्न मनी इज़ कॉल्ड मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी फसल को बाज़ार में जाकर उसको बेचते हैं और उसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं, उसको मार्केटिंग बोला जाता है। और यहाँ पर आपका फर्स्ट जो चैप्टर है वो फिनिश होता है और मुझे पूरी आशा है कि मेरे द्वारा ये समझाया गया चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। और हम कल को इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और इसके रिगार्डिंग आपको मैं क्विज़ भी सेंड करूँगी। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इसी तरह से पढ़ाती रहूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।